चलो आज हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर बात करें तो हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि मैकेनिज्म में काम आती हैं, या फिर हम लोग यूं कहें कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म कब होती है, कैसे होती है, और क्यों हम कोई बॉन्ड तोड़ देते हैं, क्यों कई नए बॉन्ड बन जाते हैं, किस रीजन से ऐसा होता है ना। कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे और प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। इन सब का आंसर मिलता है मैकेनिज्म में। उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हम लोग करते हैं उसमें इन सब चीजों के आंसर हमें देने होते हैं कि ये बॉन्ड टूटा तो इसलिए टूटा, ये बॉन्ड अगर बन रहा है नया बॉन्ड तो इस वजह से बन रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग एरोज लगा के लिखते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें बनाना होता है प्रोडक्ट। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग इसी तरह से करते हैं। उसमें कुछ हम रिएजेंट मिलाते हैं सबस्ट्रेट के रूप में, ठीक है। तो उससे जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एरो एरो लगाकर हमने चीजों को लिखा। अब यहां तो ये एरो ये सीधा से ही बता रहा है कि रिएक्टेंट से क्या बन गया है, हम लोग प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में भी एरोज चलते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ मैकेनिज्म लिखते समय हम लोग यूं लिख देते हैं एरोज को, इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से भी एरोज होते हैं, है ना। जिनका एक तरह से कंप्लीट एरो लगा दिया हमने, पूरा इसका मुंह बना दिया हमने। इसमें हाफ एरो लगा के दिखाएं इसको। इसी तरह से हम लोग कुछ एरोज को यूं भी लिखते हैं, दोनों तरफ एरो लगाकर। तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में एरोज की क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोज नोटेशन इन केमिस्ट्री। कौन कौन से एरोज हम लोग लेते हैं काम में केमिस्ट्री में। तो देखो होता क्या है कि जब कोई बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड क्लीवेज दिखाने के लिए, बॉन्ड क्लीवेज दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एरोस का। यानी बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जा रहे हैं उस डायरेक्शंस को बताता है हमारे एरोज, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताते हैं। यानी बॉन्ड जब क्लीवेज हुआ, बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स किस ओर गए, इसको हम लोग लिखते हैं एरोज के अकॉर्डिंग। इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में हम लोगों ने, जैसे ए और बी कोई रिएक्टेंट है और इसमें क्या होता है ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो हम इसे एरो से शो करेंगे कि बॉन्ड कैसे टूटा। इस कंडीशन में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गए, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर बी एटम की ओर जाते हैं तो एरो इस तरह से लगेगा। और अगर ए और बी के बीच के जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ए की तरफ जाएंगे कंप्लीट, तो हम इस तरह का एरो लगाते हैं। यानी हम लोग यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीटली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बी एटम पे हो गया तो ये वाला एरो लग जाएगा, और अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कंप्लीटली ए एटम पर हो गया तो इस तरह का एरो लग जाएगा। लेकिन ये दोनों ही एरो तब लगते हैं, ये दोनों ही चीजें तब होती हैं जब ए या बी दोनों में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी विद्युत ऋणता की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर यहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर आ जाएंगे, बी की ओर आएंगे। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ए एटम की ओर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर उस तरफ हो जाएगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उस पर पार्शियली नेगेटिव, और जिस एटम से होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव।
इस तरह से चार्ज आ जाता है। जब बॉन्ड कंप्लीटली टूट चुका होगा तो ये कंप्लीटली नेगेटिव और ये कंप्लीटली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से एरोस को हम लोग शो करते हैं। ये एरो कंप्लीट माउथ वाले एरो हैं जिसमें पूरा हम लोग इसको एरो बना के शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा है कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग चीजों को इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। जैसे मान लो कुछ एरो लगाकर लिखेंगे हम लोग, ए और बी के बीच में मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है। अगर ए और बी दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है या पार्शियली इक्वल है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग माने तो सेम है, यानी ज्यादा बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा या इक्वल ही हो, ऐसी कंडीशन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक एटम पर नहीं जाएंगे बल्कि दोनों एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का चला जाएगा। उस कंडीशन में हम देखो ऐसे हाफ माउथ वाले एरोज, इस तरह के एरोज शो करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था एक इलेक्ट्रॉन बी का था, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। उसमें से अगर बॉन्ड फ्यूजन होता है, अगर बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उस कंडीशन में बी का इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर, ए का इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर, लेकिन कब, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा, ए पर 1 इलेक्ट्रॉन और बी पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि दोनों एटम्स पे इलेक्ट्रॉन से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वली हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एरो, इस तरह के जो एरो हैं वो हमें ये चीज बताते हैं। यानी अभी हमने देखा कि एक तो इस तरह के एरोज होते हैं जिसमें क्या होगा, कंप्लीटली जैसे आयंस बन जाएंगे, यानी ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन गए, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। यहां पर हम लोग देखें बी से ए की ओर जाएंगे तो ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर दोनों के पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से बॉन्ड में एरोज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। एरोज हमें यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अगर बॉन्ड टूट रहा है। तो आपने कभी कभी अगर इनके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो देखो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये कब होंगे, इस तरह के जो बॉन्ड फ्यूजन है वो कब होंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज्यादा होगी और एक की कम होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए C और Cl, CH3Cl, यहां पर क्या है, कार्बन और Cl एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, Cl एटम की, तो बॉन्ड कहां जाएंगे, Cl एटम की ओर चले जाएंगे। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे कहां, Cl एटम की ओर। और जो बॉन्ड एरो हम लोग लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। इसका मतलब यहां हुआ कि CH3 एटम तो कैसा हो गया, पॉजिटिव आयन के रूप में, जो कार्बन एटम है वो तो कैसा हो गया, पॉजिटिव आयन के रूप में, और Cl एटम है जो हो गया नेगेटिव आयन के रूप में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी। यहां क्या होगा, यहां अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहां की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे H एंड H, अगर हम लोग इसका, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इस हाइड्रोजन की ओर और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की ओर, तो यहां से हमारे पास क्या बन गए, H रेडिकल बन जाएंगे। तो ये इस तरह से एरोस से हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्ड किस तरह से टूटता है। अब एक और एरो होता है जो भी हमें बताता है रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत बार उससे भी हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे ये वाला एरो, अब इस एरो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इधर से हम लोग वापस इधर आ गए हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। उस कंडीशन में हम लोग इस तरह का एरोज को यूज करते हैं। एक बार रिएक्शन इधर से इधर गई, रिएक्शन फिर इधर से इधर आ गई।
ये वाले एरोज जो हैं इनका मीनिंग कुछ अलग होता है। देखो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, अब रेजोनेंस में काम आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जाने की रेजोनेंस क्या होता है। देखो मोस्टली कई बार क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्ट्रक्चर को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी बॉन्डिंग्स कैसे कैसे हो रही है उसके लिए केवल एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके बॉन्डिंग जो हो रही है उसमें एटम्स की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक दो या तीन या ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशन में यानी हर एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और हर एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही है बॉन्डिंग को, लेकिन एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होती है, ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए उस पूरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है, यानी अनुनाद कहलाता है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हम लोग लिखते हैं ना एक से ज्यादा, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अगर बेंजीन, बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन। अब हम लोग जब बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे मॉलिक्यूल पर डिलोकलाइज्ड रहते हैं, यानी विस्थानीकृत रहते हैं पूरे मॉलिक्यूल पर। यानी यहां से ये यहां बॉन्ड बन रहा है, इसी तरह से ये वाली स्ट्रक्चर भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये वाली है। तो इस कंडीशन में हम बॉन्डिंग को यूं लिखेंगे। और अगर दोनों की, एक और आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है कुछ, लेकिन मोस्टली काम में आने वाली ये स्ट्रक्चर है, अगर दोनों को कंबाइंड रूप में लिखा जाए तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब हम लोग इसका रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड लिखेंगे वो लिखते हैं इस तरह से, यानी ये अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती हैं इसकी, ये होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहां पर देखो इस इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एरो कौन सा लगाया गया है, ये वाला एरो। यानी किसी भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म लिखते टाइम हमें इस तरह का एरो मिल जाए या इस तरह का एरो लिखना पड़ जाए तो हम कब लिखेंगे, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस को शो कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो इस तरह से हम लोग एरोज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एरोज की क्या इंपॉर्टेंसी होती है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले एबीसीडी। अगर एबीसीडी नहीं पता होगी तो स्पेलिंग कैसे आएंगी, और अगर स्पेलिंग ही नहीं पता होंगी तो सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी से, यानी सबसे बेसिक चीज़ों से। ये चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो इसका मतलब समझिए आपको बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें, आगे हमारे पास आता है कि होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं समांश और इसको हिंदी में बोलते हैं विषमांश। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि ये जो वीडियो बन रहा है ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हैं कि ये तो होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक आ गया, हम क्या करेंगे साहब, हमें तो इनसे मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को कंबाइंड में लेकर चल रहा हूं कि समांश और विषमांश मतलब होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बंध विखंडन, बंध का विखंडन। इसी चीज को हम लोग इन शॉर्ट यूं भी कह सकते हैं फिजन, यानी बॉन्ड टूट चुका है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग कह सकते हैं होमोलाइटिक फिजन, एक ही बात है, ठीक है। बॉन्ड टूट रहा है, यानी समांश और विषमांश विखंडन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन।
देखो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोगों ने बात की ए और बी जैसे कोई मॉलिक्यूल है, अगर बॉन्ड के अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या अप्रोक्सीमेटली सेम है, उस कंडीशन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली जाएंगे। इक्वली तब जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। यानी होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होगा, हमें क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। फ्री रेडिकल्स मिलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन में। यानी सब चीज एरो पर ही है। हम लोग एरो जब बनाए थे तो वहां हम लोगों ने इस चीज को अलग से पढ़ाने की वजह से नहीं बताया कि होमोलाइटिक क्या होता है, लेकिन जब इस तरह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर सेम यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। इससे हमें क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। सेम चीज अगर हम लोग बात करें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन की, अगर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन की बात करें तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ाई था कि अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से किसी एक एटम पर चले जाएं या इस तरह से चले जाएं, यानी अगर दो अनइक्वल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंट है, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये हम लोग उसको बोलते हैं। यानी इस तरह के फ्यूजन जब होते हैं, इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज जब होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। यानी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हम लोगों को मिलेंगे आयंस और होमोलाइटिक में हम लोगों को क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो यहां से हम लोगों को मिलेंगे आयंस। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकायदा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। हर एक चीज बेसिक से शुरू होनी है और एंड तक जानी है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बीच में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप, है ना, हर एक चीज। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम तभी आएंगी जब पढ़ाई होगी खुद से। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं या आप लोगों को कोई समस्या ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब मैं ये साफ साफ मानूंगा कि आप लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो इसलिए पढ़ेंगे तो ही समस्याएं आएंगी किसी टॉपिक में, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है, चल रहा है जैसा चलता रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर आगे हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रीजेंट्स। टाइप्स ऑफ रीजेंट्स। अब देखो रिएक्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब रिएक्टेंट से हमें बनाना क्या होता है, प्रोडक्ट। यानी किसी भी रिएक्शन में हम लोग ये करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ रीजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में हम लोग ये सब काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रीजेंट। अब सबस्ट्रेट कौन सा, देखो यहां पर एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक रिएक्शन है, ठीक है, जो नाइट्रीकरण कर रहे हैं अपन, है ना, नाइट्रेशन हो रहा है बेंजीन का। हमें पता है कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में ये चीजें होती हैं। बेंजीन रिंग जो होती है उस पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बेंजीन in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 and the product is nitrobenzene। अगर यहां हम लोग देखें तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो तो होता है सबस्ट्रेट और जिसकी क्वांटिटी कम है उसे हम लोग कहते हैं रीजेंट। बहुत अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद ऐसा कर सकता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग समझ रहे चीजों को। सबस्ट्रेट मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमने जो लिया है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में लिए हुए को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट और कम क्वांटिटी में जो लिया हुआ है उससे हम लोग कहते हैं रीजेंट। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर लेते हैं, रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। समझ रहे हैं आप चीजों को। तो अब सबसे पहले सबस्ट्रेट और रीजेंट की बात करें, रिएक्टेंट्स किस तरह के होते हैं।
क्वांटिटी ज्यादा सबस्ट्रेट, लेस क्वांटिटी रिएजेंट। अब रिएजेंट कितने तरह के हो सकते हैं? रिएजेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। बहुत तरह का मतलब अगर हम लोग रिएजेंट की बात करें तो यहां देखते हैं, यहां रिएजेंट के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफिलिक। देखो रिएजेंट वैसे मोस्टली आप लोगों को बता दूं, मैं ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा। न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, फ्री रेडिकल होते हैं ना। तो ये रिएजेंट्स होते हैं, यानी या तो चार्ज्ड होंगे या अनचार्ज्ड होंगे, तो उन पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले बात करें इसमें से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, यानी हिंदी में अगर बोले इसको तो इसे हम लोग कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करें, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझते हैं। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस को लव करता है, यानी जो न्यूक्लियस के पास भाई हम जिससे प्यार करते हैं उसके पास जाना चाहते हैं ना। भाई आप लोग सब लोग मोस्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसको चाहते हैं उसके पास जाना चाहते हैं। ऐसे ही जिसके पास चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसके पास जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसके लवर हैं। सेम चीज न्यूक्लियस के पास कौन आना चाहेगा? न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास कौन आना चाहेगा? नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स आना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जिन भी रिएजेंट्स पर जिन भी आयंस, जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, वो सभी क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। यानी इनको चाहिए पॉजिटिव, है ना। जैसे होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाना ही चाहेगा। जैसे विपरीत का जो भी आकर्षण होता है आप लोग समझते हैं बड़े अच्छे से। ऐसे ही अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो इन्हें जाना है पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव लवर है ये, ठीक है, यानी न्यूक्लियस लवर है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो सभी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स होते हैं। यहां देखें हम लोग एक एग्जांपल के रूप में, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड से ऑब्वियस सी बात है कि हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके पास। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए तो एल्किल पर तो आ गया पॉजिटिव और हैलाइड पर आ गया नेगेटिव। अब ये OH कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये किसके पास जाना चाहेगा? ये एल्किल के पास जाना चाहेगा। और इस तरह से रिएक्शन से क्या, रिएक्टेंट से क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे, हैलाइड वहां से बाहर हो जाएगा। ये हो गए न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो यहां नेक्स्ट और देख सकते हैं हम लोग, सेकंड नंबर आते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब यहां पर हम लोग देखें इन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज नहीं है। अभी तक तो हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव के बाद भागेगा, है ना, चाहिए उसको। इनको नहीं चाहिए, ये तो न्यूट्रल है, इन पर चार्ज ही नहीं है। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज की जो होती है डेंसिटी ज्यादा होती है ना। इसलिए वो किसके पास जाना चाहेंगे? वो पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे। उस कंडीशन में जिन भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर है, इसका मतलब उनको अब क्या चाहिए? उनको चाहिए पॉजिटिव। जहां इन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इनको क्या चाहिए? जहां कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। ठीक है ना। तो ये उसकी पूर्ति करने जाएंगे, उस कमी को कंप्लीट करेंगे। तो जिन जिन इन पर चार्ज तो नहीं है लेकिन इन पर क्या है? लोन पेयर है। और जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो कहां जाएंगे? वो सीधे जाएंगे न्यूक्लियस के पास और रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे H2O हुआ, ROH यानी अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, थायो अल्कोहल हो गया, थायो ईथर हो गया, एमीन हो गया, अमोनिया हो गया। एमीन का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों तरह के एमीन हो गए। ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां देखें
तो देखो एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगा आपको। यहां हम लोग देखते हैं एल्किल अमीन है, यहां पर है कोई भी जो अपने CO ग्रुप्स, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। और हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन की जितनी मैक्सिमम रिएक्शन यानी 90% रिएक्शन कौन से बॉन्ड पर होती हैं, CO बॉन्ड पर ही होती हैं। और CO बॉन्ड पर जब रिएक्शन होगी इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन आया नेगेटिव, कार्बन आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ कम हो गई, पॉजिटिव हो गया, तो है ना, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडीशन में एल्किल अमीन जिसमें नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, ये सीधा कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर ऐसा है तो देखो ये O नेगेटिव, तो बॉन्ड एक दो डबल बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बच गया, तो O तो नेगेटिव हो गया, कार्बन पॉजिटिव था, और जैसे ही एमीन यहां जुड़ा, एमीन पर क्या आ गया, नाइट्रोजन पर यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तब इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसने किसी ऐसे को दिए जिस जरूरतमंद को इसने दे दिए। लेकिन खुद तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना इसका, अब इसका क्या करे, तो ये क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को फ्री करेगा, हाइड्रोजन को फ्री करेगा, तो ये हाइड्रोजन जाकर कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल है लेकिन फिर भी रिएक्शंस हो रही है, फिर भी जो अपने न्यूक्लियोफाइल है यानी नाभिक स्नेही की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी ये होते हैं रिजेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। आगे हम लोग देखें, कुछ होते हैं इनमें जैसे LiLH4 NaBH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के पास जाके और रिएक्शन करते हैं। तो ये तो थे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल रिजेंट्स। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आएंगे इलेक्ट्रोफाइल रिजेंट्स। अब तो बहुत सी पिक्चर ही क्लियर हो गई होगी क्या होना है क्या नहीं हो रहा है ना, जैसे मतलब आधी पिक्चर आई सस्पेंस क्लियर हो गया, ये तो पिक्चर ही हिट नहीं होने वाली, है ना। जैसा होता है ना कि पूरी पिक्चर में बीच में ही पूरी पिक्चर की स्टोरी पता लग गई तो हम लोग एंड तक का वेट करते नहीं है ना। लेकिन ये पढ़ाई में अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ें कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं कि वहाँ लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमें चीज़ें समझ में आने लग गई, तो बहुत अच्छी बात है ना। पिक्चर थोड़ी है, पढ़ाई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की। देखो यहाँ पर ये भी वही 3 तरह के होंगे। फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज, देखो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन लवर है ये, यानी उधर से तो हम नेगेटिव वालों की बात कर रहे थे जिनको पॉजिटिव चाहिए था, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई पैसा किसको, हालांकि पैसा तो सबको चाहिए होता है, जिसके पास है भी और जिसके पास नहीं भी है, लेकिन मोस्ट रिक्वायरमेंट किसकी होती है, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की मोस्ट रिक्वायरमेंट है इनको, इनके पास नहीं है, कमी है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रोफाइल के पास, इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहते हैं, तो वो कैसे हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो यहां से हम लोग देखें तो ये भी 3 तरह के पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिवली चार्ज तभी होंगे ना जब इलेक्ट्रॉन कम है इन पर, तो वो उनको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनका अटैक किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कहां होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां जाके बैठ जाएंगे कि साहब चाहिए हमें, तो जबरदस्ती चाहिए साहब, है ना, ये जाके बैठेंगे, इनको रिएक्शन करनी है और प्रोडक्ट बनने का। इस तरह से देखें एग्जांपल के रूप में, ये नाइट्रो जो अपने पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और यहां पर NO2 पॉजिटिव आयन जो है वो बेंजीन से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। वो अभी रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी नाइट्रीकरण जो भी बेंजीन का किया था उसमें प्रोसीजर में, उसमें NO2 पॉजिटिव आयन बनता है ना। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे जैसे हम लोग अभी एरोमेटिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है मोस्टली बेंजीन लाइक दिस, है ना, तो उनके हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर है बेंजीन, जैसे ये यहाँ पर जुड़ेगा पॉजिटिव अलग, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन ले ले इससे, कार्बन अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, हाइड्रोजन को फ्री कर दे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा,
और यहां से NO2 इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या थे, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अगले के पास, ठीक है, ज्यादा है तो पॉजिटिव वाला दौड़ा दौड़ा आएगा उसके पास, है ना, और रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। आ रही चीज समझ में। अगला ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल की भी होंगे कुछ, तो हम लोग बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे सभी एग्जांपल्स को देखकर एक चीज समझ में आ रही होगी, सभी कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम जो है उनके जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, यानी लुईस का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है वहां पर। हमने एग्जांपल पढ़ रखे हैं, जैसे VF3 है, AlCl3 BeCl2, ये सभी है ना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब समझ रहे हो, नाम में ही आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी है इनको। इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना भाई। यहां पर हम लोग BF3 की बात करें तो बोरॉन सेंट्रल एटम है, बोरॉन सेंट्रल एटम है तो 3 बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से 3 बॉन्ड बनेंगे तो बोरॉन के जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 और 2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 8 तो नहीं हुए ना, इन सभी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पर देखो सभी में वही बात है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 8 ही कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो भाई साहब बाकी तो बात की बातें, रिएक्शन वगैरह। तो पहले तो ये क्या करेंगे, 8 कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए भागेंगे। किसके पास भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास भागेंगे, यानी ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, वही बेंजीन की रिएक्शन हम लोगों ने कराई एल्किल हैलाइड से, AlCl3 की प्रेजेंस में कराई और एल्किल बेंजीन बन गया। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर यहाँ इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये चीजें भी हम लोग बाद में, और जब एरिल हैलाइड वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो या एल्किल हैलाइड का टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, सारी एक एक चीजें एक्सप्लेन होंगी। लेकिन फिर भी एक आध रिएक्शन कर देते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि कुछ ही नहीं समझाया। यहाँ मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, मैकेनिज्म तो एक भी नहीं समझाई, इसलिए समझा देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, हैलाइड यहां से अलग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन न्यून है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहां से आएगा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या करेंगे, इससे जुड़ जाएंगे, यानी हैलाइड से ये चीज जुड़ गई। लेकिन यहां पर बेचारा एल्किल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना, कोरोना पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में अब बेंजीन से रिएक्शन करें, बेंजीन में क्या होगा, जैसे ये एल्किल आएगा इस पर रिएक्शन करने, पॉजिटिव आयन, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, हिलेंगे डुलेंगे इलेक्ट्रॉन, भाई किधर को, मैं इधर भागू उधर भागू, क्योंकि जैसे ही कोई आयन आता है किसी भी न्यूट्रल के पास, तो भैया उनमें खलबली मच जाती है कि ये तो आ गया, ये हमें इधर उधर लेकर जाएगा, तो हम किधर जाएं। तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट हो जाता है उनमें, मूवमेंट होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इधर, इधर गए तो ये तो हो गया नेगेटिव, नेगेटिव जैसे ये हुआ इसने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया और यहां पर आ गया। अब यहां पर ये आ गया, अब ये तो क्या होता है, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉनों का पूरे में क्या है, डिलोकेलाइजेशन है। जरूरी थोड़ी है ये बॉन्ड टूटे, ये भी टूट सकता है, जरूरी थोड़ी ये भी टूटे, ये भी टूट सकता है। इस तरह से पूरा डिलोकेलाइजेशन चलता रहता है बेंजीन रिंग पे, और लास्ट में हम लोग कह सकते हैं इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस हाइब्रिड अपने पास इस तरह का आ जाता है। अगर ऐसा आता है तो लास्ट में हमारे पास ये आया, और यहां से हाइड्रोजन जैसे अलग होगा उसके बाद हमारे पास एल्किल बेंजीन आ जाएगी, X वापस से हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और AlCl3 जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो ये कौन से होते हैं सारे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, यानी न्यूट्रल है वैसे तो, लेकिन रिएक्ट जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे बड़ा इनको इलेक्ट्रॉन लवर की तरह ये रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो चीजें चलती हैं। आगे देखते हैं, फ्री रेडिकल्स। आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे 3 तरह के बताए थे हमने, रिएजेंट की बात की थी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने समझ लिया, न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने समझ लिया, अब है फ्री रेडिकल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमने ओमोलाइटिक फ्यूजन किया था, जैसे ए और बी की हम लोगों ने बात की थी, तो हमने ये कहा था कि लगभग सेम होनी चाहिए, या तो बिल्कुल सेम या लगभग सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोनों एटम्स की,
तो बॉन्ड क्या एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर चला जाता है और हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स। अब ये भी अगर किसी भी रिएक्शन में है तो रिएक्शन तो होगी, फिर वो मैकेनिज्म थोड़ी फ्री रेडिकल वाली आ जाती है ना। तो यहाँ क्या होगा, जैसे H रेडिकल है, Cl है, Br I CH3 सभी रेडिकल्स होंगे, बहुत से रेडिकल्स और भी हो जाएंगे जो कि रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ हम लोग देखें तो एल्कीन है HBr, आपने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश प्रभाव, सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब ये देखो यहाँ भी कार्बन से बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन से बॉन्ड है, दोनों तरफ कार्बन है, तो बॉन्ड का जो, और यहाँ पर जो बाहर रीजेंट आ रहा है वो क्या है, HBr है। HBr की प्रेजेंस में एल्किन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी, और HBr के साथ जब एल्कीन की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और HBr में Br कहाँ जुड़ता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहां इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। आगे ही इसी चैप्टर में हम लोग जब एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें भी पढ़ेंगे, कैसे हुई ये रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होने से कुछ नहीं होता, लेकिन पढ़ना भी होगा, सेल्फ स्टडीज करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहिए, थैंक यू।